नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त आपके बीच यूपी टेट के लिए बेहतर साइकोलॉजी की क्लास लेके आ चुका हूँ। मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि जो भी साथी यूपी टेट 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं लेके आ चुका हूँ साइकोलॉजी का रामबाण। यानी मैं इतना वादा करता हूँ आपसे कि साइकोलॉजी का कोई भी प्रश्न हमारी इस सीरीज से बाहर नहीं होगा। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो से ज़्यादा शेयर कर दो। चलते हैं बिना कुछ देर किए। सबसे पहला टॉपिक अपन लेंगे अधिगम। सबसे पहला टॉपिक अपन कौन सा लेंगे साथियों? अधिगम। और अधिगम को इंग्लिश में क्या कहते हैं बताओ? लर्निंग। यानी सबसे पहला अपना टॉपिक है साथियों अधिगम। और अधिगम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अधिगम को इंग्लिश में कहते हैं साथियों लर्निंग। सीधा सीधा मैं कह सकता हूं कि जब किसी व्यक्ति के व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन को क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। और ये परिवर्तन जो स्थायी होता है वो अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होना चाहिए। इस बात को अंडरलाइन कर देता हूं मैं आपके लिए। व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन ही क्या है? अधिगम है। लेकिन ये अधिगम कैसा होना चाहिए? अपेक्षाकृत स्थायी होना चाहिए। जैसे मैं आपके लिए एक उदाहरण देता हूँ। जैसे गांव में आप देखते हैं कि एक माँ खाना बनाती है। जब माँ खाना बनाती है तो उसका छोटा सा बच्चा माँ के पास यानी आटे की चिड़िया बनवाने के लिए आता है। लेकिन माँ तभी पे से जब चिड़िए को चूल्हे के अंदर लगा रही होती है तो बच्चा चूल्हे के अंदर एकदम से हाथ दे देता है और उस चिड़िया को खींच लेता है। यानी बच्चे का हाथ भी जल जाता है तो बच्चे रोने लगते हैं। बच्चे को समझ आता है कि यार हाथ जल गया। लेकिन आप इस बात को नोट कर लेना कि जब दूसरे दिन माँ खाना बना रही होती है तब अपने बच्चे को कितनी भी ज़बरदस्ती से खींच के अगर चूल्हे के अंदर हाथ डाले तब बच्चा चूल्हे के अंदर हाथ डालने के लिए तैयार नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि बच्चे ने कुछ ना कुछ सीख लिया और अपने व्यवहार में उतार लिया कि चूल्हे के अंदर हाथ देने से हाथ जलता है। तो ये परिवर्तन बच्चे के व्यवहार में स्थायी रूप से हो गया, इसीलिए ये क्या हो गया? अधिगम हो गया। साथियों, बालक के व्यवहार में होने वाला स्थायी अपेक्षाकृत, यहाँ पर मैं इसको कह सकता हूँ वांछित। कैसा? वांछित परिवर्तन ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। यानी बालक के व्यवहार में होने वाला स्थायी या फिर अपेक्षाकृत या फिर वांछित परिवर्तन ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। और स्थायी परिवर्तन उसे कहते हैं जो लंबे समय तक क्या रहता है? बना रहता है। ऐसा परिवर्तन क्या कहलाता है? स्थायी परिवर्तन कहलाता है। और इसकी कुछ विशेषताएं भी हो सकती हैं साथियों। जैसे ये अधिगम अभ्यास के द्वारा प्राप्त होता है, अनुभव के द्वारा प्राप्त होता है और प्रशिक्षण के द्वारा भी प्राप्त होता है। जैसे मैं आगे कराऊंगा अधिगम की परिभाषाएं, उसमें एक विद्वान आएंगे गेटस महोदय कहेंगे कि अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। ऐसे कहने वाले व्यक्ति का नाम क्या होगा? गेटस ने कहा है कि अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। साथियों, अधिगम स्थायी होता है, अधिगम सकारात्मक होता है, अधिगम नकारात्मक भी होता है। नोट लगा के लिख लेना कि अधिगम कैसा होता है? नकारात्मक भी होता है। आप कहेंगे सर नकारात्मक अधिगम कैसे होता है? इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि आप घर से जाते हैं और रोड के किनारे आप वॉक कर रहे हैं। वॉक करते करते आपने देखा कि दो गाड़ियां 80 की स्पीड में आ रही हैं और आपस में टकरा जाती हैं, जिसमें दो व्यक्ति तत्काल प्रभाव से मारे जाते हैं। तो साथियों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि नकारात्मक अधिगम था। आपने देखा कि यार बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, लोग तो मारे गए, स्पीड 80 की होगी। तो आपने अपने दिमाग में ये बात सेट कर दी कि आज से हम 80 की स्पीड में गाड़ी नहीं चलाएंगे। आपके व्यवहार में परिवर्तन आया, आप वहाँ से कुछ सीख गए कि अब हम गाड़ी नहीं चलाएंगे 80 की स्पीड में। तो कहने का अर्थ इतना है कि अधिगम सकारात्मक तो होता ही होता है, सकारात्मक के साथ में अधिगम कैसा होता है बोलो? नकारात्मक भी अधिगम होता है।
तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये बात आपकी समझ में आई कि नहीं? केवल अधिगम मैंने समझा है। सबसे पहले मैंने बात कही है, अधिगम को इंग्लिश में कहते हैं लर्निंग। लर्निंग का शाब्दिक अर्थ होता है साथियों सीखना। लर्निंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सीखना। और साइकोलॉजिकल भाषा में इसे कहते हैं अधिगम। व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन ही क्या कहलाते हैं? अधिगम कहलाते हैं। स्थायी होने के लिए इसे लंबे समय तक चलना पड़ेगा। गेटस महोदय आए, उन्होंने कहा था अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही अधिगम है। तो अधिगम के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है, अनुभव की आवश्यकता होती है और प्रशिक्षण की भी आवश्यकता होती है। साथियों, यहाँ पर अपनी स्लाइड में दे रखा है कि क्या अधिगम नहीं है। अगर आ जाए व्यवहार में, मैंने पहले ही बताया कि स्थायी परिवर्तन होना चाहिए। अगर अस्थायी रूप से परिवर्तन आया व्यवहार में तो वो अधिगम नहीं होगा। क्षणिक परिवर्तन आया व्यवहार में तो अधिगम नहीं होगा। मान लीजिए आप बीमार हो जाते हैं, बीमार होने पर आपका स्वास्थ्य गिर जाता है, बुखार आने पर स्वास्थ्य, फीवर होने पर स्वास्थ्य गिर जाता है, तो ये जो परिवर्तन आया, जैसे किसी को मान लीजिए कि और कोई बीमारी हो जाती है तो बीमार पड़ने के कारण व्यक्ति का शरीर दुबला पतला हो जाता है, तो ये जो परिवर्तन आया ये क्षणिक परिवर्तन है, तात्कालिक परिवर्तन है और अस्थायी परिवर्तन है। जैसे ही व्यक्ति स्वस्थ होगा फिर से वो वैसा का वैसा हो जाएगा। तो मेरे साथियों, जब व्यक्ति बीमारी से प्रभावित हो जाता है तो वो स्थायी परिवर्तन नहीं होता, अस्थायी परिवर्तन होता है, इसीलिए उसे अधिगम नहीं कहते हैं। परिपक्वता क्या होती है? मैच्योरिटी। आप समझते होंगे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है वैसे मैच्योरिटी भी बढ़ती जाती है। मैच्योरिटी को व्यक्ति सीखता नहीं है। आप गद्दे रजाई में सोते रहिए, रूम के अंदर रहते रहिए, बाहर मत घूमिए, तब भी आप परिपक्वता को प्राप्त कर जाएंगे। यानी परिपक्व होने के लिए आपको कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए परिपक्वता को शारीरिक परिवर्तन में रखा जाता है। देखो, नोटेड भी पॉइंट, परिपक्वता कैसा परिवर्तन है? शारीरिक परिवर्तन है। शरीर में होने वाले, शरीर के विभिन्न अंग, शरीर के विभिन्न हिस्से, शरीर के विभिन्न भाग, आंतरिक और बाहरी, यानी एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म इत्यादि में होने वाले परिवर्तन ही क्या कहलाते हैं? परिपक्वता कहलाते हैं। तो परिपक्वता से व्यक्ति के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन नहीं आता। परिपक्वता से व्यक्ति का व्यवहार बदलता जरूर है, लेकिन परिपक्वता को सीखने में काउंटर नहीं करते, इसलिए परिपक्वता अधिगम का भाग नहीं है। जैसे साथियों, किसी व्यक्ति को कोई, मैंने बताया, कोई बीमारी हो जाती है, जैसे व्यक्ति को निंद्रालु रोग हो जाता है। अफ्रीका महाद्वीप में तो निंद्रालु रोग ही पाया जाता है। कोई बीमारी हो जाती है, बीमारी के कारण व्यक्ति थकान से ग्रसित हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति मादक द्रव्य यानी नशे का आदि हो जाता है और उसके कारण अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लेता है, ये भी कैसा होता है? क्षणिक बदलाव होता है। व्यक्ति ने नशा किया, दारू पी, या व्यक्ति ने शराब पी और शराब, अफीम, डोटा, चरस, गांजा इत्यादि के कारण व्यक्ति को नींद लग गई, या व्यक्ति अत्यधिक बोलने लग गया, या फिर किसी को गाली गलौज करने लग गया, जैसी शराब उतरी, जैसी नशीले पदार्थ का यानी असर खत्म हुआ, वैसी व्यक्ति फिर से उसी स्थिति में वापस लौट आता है। तो ये भी परिवर्तन कैसा? परिवर्तन नहीं है, स्थायी परिवर्तन नहीं है। तो प्यारे साथियों, आपको ये चीज आसानी से समझ में आ गई होगी। व्हाट इज अधिगम, व्हाट इज अनधिगम। अधिगम क्या है और अनधिगम क्या है? व्यक्ति के व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन ही अधिगम है, व्यक्ति के व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन ही अनधिगम है। अधिगम के लिए अभ्यास की, अनुभव की, प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, बल्कि अनधिगम के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती। अनधिगम तो स्वतः ही चलता है। जैसे मान लीजिए परिपक्वता स्वतः बढ़ती चली जाती है। बीमारी, व्यक्ति बीमार स्वतः हो जाता है जब व्यक्ति नशीले पदार्थों का सेवन करता है, ज्यादा बोलने लगता है, गाली गलौज करने लगता है, उसके व्यवहार में जो परिवर्तन आता है वो क्षणिक परिवर्तन आता है। ऐसा परिवर्तन स्थायी नहीं होता। इसीलिए मैं कह सकता हूं कि व्यक्ति के व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन है, इसलिए ये अनधिगम का भाग है, अधिगम नहीं है। एक बात मैंने बताई, क्या अनधिगम भी अधिगम होता है? ये बात नोट कर लेना कि अनधिगम भी अधिगम तो होता है। नकारात्मक बातें भी अधिगम होती हैं, लेकिन जिससे कुछ सीखा जाए। जैसे मैंने कहा कि एक बालक या एक व्यक्ति वॉक करने जाता है, वॉक करने जाते समय उसने देखा कि दो गाड़ियां भयंकर रूप से आती हैं और आपस में टकरा जाती हैं 80 की स्पीड में। 80 की स्पीड में गाड़ियों का टकराना, लोगों की मौत होना। व्यक्ति ने वहां अपने दिमाग में स्थायी परिवर्तन किया, यार ये तो मामला खराब है, आज से हम नहीं करेंगे ऐसी तरह की लापरवाही, इतनी स्पीड में अपन गाड़ी नहीं चलाएंगे। तो आप बताओ, ये जो परिवर्तन व्यक्ति के व्यवहार में आया वो स्थायी था कि अस्थायी? आपका सही जवाब होना चाहिए सर, यह एक स्थायी परिवर्तन था। व्यक्ति ने सीख लिया कि अब मैं इतने की स्पीड में गाड़ी नहीं चलाऊंगा। तो साथियों, अनधिगम भी अधिगम का भाग हो सकता है,
ये बात एकदम फिक्स नहीं है कि सारी बातें ही अनधिगम ही अधिगम नहीं है, अनधिगम भी अधिगम होता है, लेकिन अस्थायी होना चाहिए। देखो एक बात नोट करके मैंने आपको याद दी है कि परिपक्वता के कारण होने वाले परिवर्तन अधिगम नहीं होते। क्या नहीं होते? अधिगम नहीं होते। किंतु परिपक्वता अधिगम को क्या कर सकती है साथियों? प्रभावित कर सकती है। परिपक्वता अधिगम को प्रभावित करती है। जैसे परिपक्वता, मान लीजिए किसी व्यक्ति में संवेगात्मक परिपक्वता आई, मान लीजिए व्यक्ति की लैंगिक परिपक्वता का समय चल रहा है, जब व्यक्ति दूसरे में यानी जेंडरों में मतभेद करना सीख जाता है, तो व्यक्ति उस समय अधिगम रूपी यानी साधन उनको प्रभावित कर लेता है, यानी व्यक्ति वांछित चीज़ों में लिप्त हो जाता है। तो मेरे साथियों, परिपक्वता अधिगम को प्रभावित करती है, लेकिन परिपक्वता कभी भी अधिगम नहीं होती। चलते हैं आगे। मैं आशा करता हूँ कि ये आपको बेहतर समझ में आया होगा। चलो आगे चलते हैं। अधिगम की कुछ परिभाषाएं मैं आपको बताता हूँ साथियों। एक व्यक्ति का नाम है, व्यक्ति का नाम क्या है? गिलफोर्ड। व्यक्ति का नाम क्या हो जाएगा साथियों? गिलफोर्ड। गिलफोर्ड महोदय के द्वारा क्या कुछ कहा गया, इसको अपन देखते हैं। चलो, गिलफोर्ड महोदय ने क्या कहा देखिए। यानी गिलफोर्ड ने कहा, व्यवहार से उत्पन्न व्यवहारगत परिवर्तन, यहाँ अपन कह सकते हैं साथियों व्यवहार द्वारा, किसमें? व्यवहार में। व्यवहार द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। चेंज इन बिहेवियर, चेंज इन बिहेवियर क्या है? अधिगम। बहुत बार पूछी गई परिभाषा है, सीटेट में आई हुई है, स्टेट टेटों में तो हर बार पूछी जाती है। बड़ी फेवरेट परिभाषा है ये किसी भी टीचर एग्जाम के लिए। तो जेपी गिलफोर्ड ने कहा है, व्यवहार द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही क्या है? अधिगम है। चेंज इन बिहेवियर, व्यवहार से उत्पन्न व्यवहारगत परिवर्तन ही सीखना है, अधिगम है। अगला व्यक्ति आता है, मैंने साथियों इसकी चर्चा मैंने कर ली अधिगम में। देखो दोबारा से इसकी चर्चा करते हैं। गेटस और अन्य के अनुसार क्या कहा गया है, देखो ये बात आ गई कि नहीं। एक्सपीरियंस यानी अनुभव और ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण। अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन आता है, अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन आता है, वो साथियों क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। गेटस महोदय ने क्या कहा? एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग के द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन आता है वो क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। साथियों एक व्यक्ति आए, गार्डनर मर्फी। ऐसा प्रश्न राजस्थान में आ चुका है, 2023 के एग्जाम में आया था राजस्थान में। गार्डनर मर्फी की परिभाषा आई थी, यानी सीखना व्यवहार अथवा दृष्टिकोण का परिमार्जन है। व्यवहार अथवा दृष्टिकोण का क्या है? परिमार्जन। सीखना व्यवहार अथवा दृष्टिकोण का परिमार्जन है। यहाँ पर मैं कह सकता हूँ दृष्टिकोण मतलब वातावरण का परिमार्जन है। किसका? वातावरण का। वातावरण का क्या है? परिमार्जन है। साथियों ये तीन परिभाषा आपकी समझ में आई, तो मैं आगे चलता हूं, आगे चलता हूं। लो, अधिगम की प्रमुख परिभाषाओं में और व्यक्तियों का नाम है। जैसे एक व्यक्ति आएंगे साथियों, क्रॉनबेक। क्रॉनबेक ने कहा, किसी नई बात को जान लेना ही सीखना है। किसी कैसी बात को? अंडरलाइन करो साथियों, नई बात को। किसी नई बात को सीख लेना ही क्या है साथियों? अधिगम है। किसी नई बात को सीख लेना ही क्या है? बोलो, अधिगम यानी सीखना है। अगला व्यक्ति है वुडवर्थ। वुडवर्थ ने दो परिभाषा कही। वुडवर्थ ने कहा कि सीखना नवीन ज्ञान की प्रक्रिया है। नोटेड पॉइंट, वुडवर्थ ने दो बात कही। एक तो कहा कि सीखना नवीन ज्ञान की प्रक्रिया है, दूसरी बात कही कि सीखना विकास की प्रक्रिया है, यानी सीखना बालक का विकास है। सीखना किसकी प्रक्रिया है? विकास की। इसने दो परिभाषा दी वुडवर्थ ने। वुडवर्थ ने कहा है कि नवीन ज्ञान की प्रक्रिया ही अधिगम है। दूसरी बात कही है कि बालक में विकास की प्रक्रिया ही क्या है? सीखना है। तो आप याद रखना दोनों बातों को, एक तो नवीन ज्ञान और एक विकास की प्रक्रिया। ऐसा कहने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? वुडवर्थ। अगले व्यक्ति आए हिलगार्ड। साथियों हिलगार्ड महोदय ने, मैं सिंपल बात कहूँ आपसे, हिलगार्ड महोदय ने कहा कि अधिगम वो प्रक्रिया है, वो स्थिति है, वो उपस्थिति है जिसके द्वारा कोई क्रिया प्रारंभ की जाती है। जिसके द्वारा कोई क्रिया क्या होती है? बताओ, जिसके द्वारा कोई क्रिया क्या होती है? प्रारंभ होती है। बोलो,
ये बात आपकी समझ आई कि नहीं? अचानक उपस्थित परिस्थिति में की गई क्रिया ही सीखना कहलाती है। यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि अधिगम वह स्थिति है, वह परिस्थिति है जो किसी क्रिया को क्या करती है, प्रारंभ करती है। क्या कहलाती है बताओ? अधिगम कहलाती है। ऐसे कहने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? हिलगार्ड। अगली परिभाषा आती है 7 नंबर की, ईसी स्किनर। स्किनर महोदय ने बड़ी प्यारी परिभाषा दी है कि सीखना तथ्यों एवं सूचनाओं का यांत्रिक प्रस्तुतिकरण नहीं है, बल्कि इसके आगे कुछ और है। यानी सीखना तथ्यों और सूचनाओं का यांत्रिक प्रस्तुतिकरण नहीं है, बल्कि इसके आगे कुछ और है। यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि स्किनर ने कहा है कि अधिगम यानी क्रमिक सामंजस्य की प्रक्रिया है। किसकी प्रक्रिया है? क्रमिक सामंजस्य। क्रमिक सामंजस्य की प्रक्रिया है। क्रमिक सामंजस्य की क्या है? प्रक्रिया। साथियों, ये बात आपकी समझ में आई होगी। सीखना तथ्यों और सूचनाओं या यांत्रिक प्रस्तुतिकरण नहीं, बल्कि इसके आगे भी कुछ और है। आगे भी कुछ और मतलब क्रमिक, सक्सेसिव, यानी क्रमिक सामंजस्य की प्रक्रिया है अधिगम। तो मैं ऐसी आशा करता हूं कि ये भी बात आपकी समझ आई होगी। साथियों, इस बात को और देखो, एक 8वें नंबर के व्यक्ति आए, उस व्यक्ति का नाम मैं आपके सामने लूंगा, क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो ने कहा सीखना आदत, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। यानी जो सीखना है ना, सीखना, ये सीखना आदत यानी हैबिट्स, ज्ञान यानी नॉलेज, अभिवृत्ति यानी एटीट्यूड्स। यानी सीखना हैबिट, नॉलेज और एटीट्यूड, यानी सीखना आदत, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। सीखना किस किस का अर्जन है बोलो? सीखना आदत, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। साथियों, एक बात बताओ कि आपने ये चीज जानी, तो सबसे पहले इन परिभाषाओं को थोड़ा जल्दी अपन रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले एक व्यक्ति आया, व्यक्ति का नाम क्या है? गिलफोर्ड। व्यक्ति का नाम बताओ क्या है? गिलफोर्ड। गिलफोर्ड ने क्या कहा? व्यवहार द्वारा, किसमें? व्यवहार में। व्यवहार द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही क्या है बोलो? अधिगम है। व्यवहार द्वारा व्यवहार में होने वाला, यानी जो अधिगम है वो क्या कहलाता है? व्यवहार द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। इसके बाद एक गेटस महोदय की बात मैंने करी आपसे। गेटस महोदय ने क्या कहा? गेटस ने कहा कि अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में, यानी अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 3 में बात करता हूँ साथियों क्रो एंड क्रो की। क्रो एंड क्रो ने भी ये बात कही कि सीखना आदत, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। अभिवृत्तियों का अर्जन है। किसका अर्जन है? सीखना आदत, ज्ञान और अभिवृत्तियों का क्या है? अर्जन है। इसके बाद नंबर 4 की बात करूं साथियों, एक व्यक्ति आए, स्किनर, और स्किनर ने कहा कि अधिगम क्रमिक सामंजस्य की प्रक्रिया है। क्रमिक सामंजस्य की प्रक्रिया है। क्रमिक सामंजस्य की प्रक्रिया कहने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? स्किनर। स्किनर के बाद नंबर 5 में व्यक्ति की बात करता हूँ मेरे प्यारे मित्रों, एक व्यक्ति का नाम हिलगार्ड आता है। व्यक्ति का नाम क्या? हिलगार्ड। और हिलगार्ड महोदय ने क्या कहा कि अधिगम तो वो परिस्थिति है, वह स्थिति है जिसके द्वारा वह स्थिति, यानी वह परिस्थिति जिसके द्वारा कोई क्रिया क्या की जाती है? कोई क्रिया प्रारंभ की जाती है। कोई क्रिया क्या की जाती है साथियों? प्रारंभ की जाती है। वो क्या कहलाती है? अधिगम कहलाती है। तो मैं आशा करता हूं कि अधिगम की परिभाषा तो आपके एकदम जहन में बस गई होंगी। एक व्यक्ति थे वुडवर्थ के बारे में मैंने बताया साथियों। वुडवर्थ ने कितनी बात की? 2। वुडवर्थ ने कहा
कि सीखना जो है वो क्या है, यानी नवीन परिवर्तन है। क्या है? नवीन परिवर्तन है, परिवर्तन है। दूसरी बात क्या कही कि सीखना बालक का क्या है, बालक का क्या है, बालक में विकास है। सीखना बालक में क्या है साथियों? विकास। बताओ ये दोनों परिभाषा इसकी समझ में आई कि नहीं? सीखना बालक में विकास है और एक बात कही कि सीखना क्या है, नवीन परिवर्तन है। चलते हैं साथियों आगे। अब मैं आगे बात करता हूं आपसे अधिगम के सिद्धांतों का वर्गीकरण, यानी अधिगम के सिद्धांतों को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है। मुख्य रूप से अधिगम के सिद्धांतों को 2 भागों में बांटा गया है। वैसे 3 भाग भी आते हैं, लेकिन अपन सबसे पहले 2 भागों की बात करते हैं। नंबर 1 व्यवहारवादी और नंबर 2 संज्ञानवादी। व्यवहारवादी और संज्ञानवादी। SR थ्योरी, SR का अर्थ होता है स्टिमुलेट और R का मतलब होता है रेस्पॉन्स। स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी, या फिर इसे कह सकते हैं अपन SR थ्योरी या फिर व्यवहारवादी सिद्धांत। मेरे प्यारे साथियों, इस सिद्धांत को अपन साहचर्यवादी या परधीय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, या फिर SR थ्योरी को अपन और किस सिद्धांत के नाम से जानते हैं? इसी को अपन कहते हैं उद्दीपन और अनुक्रिया, उद्दीपन और अनुक्रिया का सिद्धांत। यहाँ पर इसी को कौन सा सिद्धांत कहेंगे? उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपन मतलब स्टिमुलस, अनुक्रिया मतलब रेस्पॉन्स, इसीलिए इसका नाम क्या है? SR थ्योरी। आप बताओ ये बात समझ में आई? मेरे प्यारे साथियों, उद्दीपन अनुक्रिया के सिद्धांत को देने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? आप सभी मिलके कहेंगे थॉर्नडाइक। क्या था? थॉर्नडाइक। ये सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था, लेकिन व्यवहारवादी और भी कई व्यक्ति हुए जिसने वातावरण की बात कही। किसकी बात कही? वातावरण की। जैसे एक तो थॉर्नडाइक का कौन सा? प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। दूसरे व्यक्ति का नाम क्या है? पावलव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत। क्लार्क का पुनर्बलन का सिद्धांत। एडविन गुथरी का सामीप्यता का सिद्धांत। ये सभी व्यवहारवादी सिद्धांत हैं। संज्ञानवादी सिद्धांत की बात करता हूं मेरे प्यारे मित्रों। व्यवहार के विरोध में उद्देश्य, अंतर्दृष्टि, रुचि, मूल्य और अभिप्रेरणा और अभिवृत्ति का महत्वपूर्ण, यानी मैं इतना कह सकता हूं कि संज्ञानवादी व्यक्ति के अंतर्दृष्टि, यानी अंतर्दृष्टि का, रुचि का, मूल्यों का, अभिप्रेरणा और अभिवृत्ति का एक महत्वपूर्ण सामंजस्य है। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण दार्शनिक, महत्वपूर्ण साइकोलॉजिस्ट शामिल किए गए हैं। नंबर 1 कॉलर का सिद्धांत कौन सा है? सूझ और बूझ का सिद्धांत। यहाँ पर इसी सिद्धांत को अपन कौन सा सिद्धांत कहते हैं? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अगला है कुर्ट लेविन का कौन सा है? क्षेत्र अधिगम। कुर्ट लेविन ने सीधी सीधी बात कही है कि व्यक्ति को अपने पास स्थित क्षेत्र का क्या करना पड़ता है, यानी क्षेत्र का सबसे पहले जायजा लेना पड़ता है कि मैं क्षेत्र से क्या कुछ सीख सकता हूँ। तो ऐसी बात किसने कही? कुर्ट लेविन ने। एक व्यक्ति हैं जीन पियाजे, और जीन पियाजे का सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अगले व्यक्ति का नाम है टॉलमेन ने तो चूहे पर प्रयोग किए और इसने पूर्णाकार या फिर चिन्ह अधिगम की बात कही। कैसे अधिगम की बात कही? चिन्ह अधिगम या पूर्ण आकार सिद्धांत की बात कही। तो प्यारे साथियों, आपको केवल व्यक्ति याद रखने हैं कि व्यवहारवाद में कौन कौन शामिल हैं। नंबर 1 थॉर्नडाइक, नंबर 2 पावलव, नंबर 3 स्किनर, नंबर 4 क्लार्क हल और नंबर 4 एडविन गुथरी और नंबर 5 एडविन गुथरी और नंबर 6 एक व्यक्ति का नाम मैं और लिख देता हूं, बांडुरा। व्यक्ति का नाम क्या है? बांडुरा। बांडुरा भी कैसा था? व्यवहारवादी था। इसके बाद संज्ञानवादी में नंबर 1 कॉलर के बाद एक व्यक्ति का नाम आता है साथियों कोका। एक व्यक्ति का नाम आता है वर्दीमर, यानी तीनों व्यक्तियों ने एक सिद्धांत दिया था सूझबूझ का सिद्धांत। नंबर 1 कॉलर, नंबर 2 कोका,
और नंबर 3 वर्दीमर, कॉलर, कोका और वर्दीमर। इसके बाद अगला व्यक्ति कौन सा है? कुर्ट लेविन, जीन पियाजे और टॉलमैन। टॉलमैन ने कौन सा अधिगम दिया था? चिन्ह अधिगम या फिर पूर्ण आकार अधिगम। कुर्ट लेविन के बारे में बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है। कुर्ट लेविन प्रारंभ में व्यवहारवादी थे, लेकिन बाद में ये कौन से बन गए? संज्ञानवादी बन गए। साथियों, ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी कि व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कौन से हैं और संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक कौन से हैं। चलते हैं आगे की ओर। मेरे प्यारे मित्रों, वर्गीकरण के जो विशेष नोट्स, इंपोर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स हैं, उनको हमने एक साथ कलेक्ट किया है। यानी अपुनर्बलनवादी व्यवहारवादी, जिन्होंने पुनर्बलन की बात नहीं की है, यानी सीखने की प्रक्रिया के दौरान पुनर्बलन नहीं देना है, ऐसा इसने पुनर्बलन के बारे में कोई चर्चा नहीं की। व्यवहारवादी सिद्धांतों में जो पावलव हैं और आपके एडविन गुथरी हैं, इन्होंने अपुनर्बलनवादी व्यवहार सिद्धांत दिए हैं, और जो बाकी के बच रहे हैं वो सभी पुनर्बलनवादी हैं। जैसे थॉर्नडाइक भी है, स्किनर भी है और आपका क्लार्क हल भी है। वो आपके कैसे हैं? सभी पुनर्बलनवादी हैं, लेकिन पावलव और गुथरी ये पुनर्बलनवादी नहीं है। नंबर 2, क्लासिकल बनाम आधुनिक संज्ञानवादी। क्लासिकल सिद्धांत बनाम आधुनिक संज्ञानवादी, कॉहलर, लेविन, टॉलमैन, पियाजे के सिद्धांत क्लासिकल संज्ञानवादी सिद्धांत कहलाते हैं। क्लासिकल संज्ञानवादी सिद्धांत कहलाते हैं मेरे प्यारे साथियों। जबकि आशवेल, ब्रूनर और बांडुरा के सिद्धांत, आशवेल, ब्रूनर और बांडुरा के सिद्धांत आधुनिक संज्ञानवादी कहलाते हैं, यानी मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरीज कहलाते हैं। साथियों, बांडुरा की जो थ्योरी का सिद्धांत है ना, अल्बर्ट बांडुरा ने मॉडलिंग थ्योरी, मॉडलिंग यानी व्यक्ति नकल के द्वारा सीखता है, ये बात कही है। मॉडलिंग, मॉडलिंग का अर्थ होता है नकल। मॉडलिंग का अर्थ क्या होता है? नकल, नकल या फिर अनुकरण, या फिर अनुकरण के द्वारा सीखता है। यानी बांडुरा ने जो काम किया उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। बांडुरा ने एक बच्चों को 2 यूनिट में बांटा, एक यूनिट ए, एक यूनिट बी, और बांडुरा ने कहा कि बच्चों को फिल्म दिखाकर बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन लाएंगे। तो बांडुरा ने एक बच्चे को तो, यानी एक ग्रुप को अच्छी फिल्म दिखाई जो समाज में परिवर्तन ला सकती थी, एक बच्चे को गुंडे बनाने वाली फिल्म दिखाई। तो बाद में देखा गया कि बच्चे के व्यवहार में भी उसी तरह का परिवर्तन आया। इसीलिए बांडुरा ने कहा कि व्यक्ति वातावरण और क्षेत्र के द्वारा अधिगम करता है, वातावरण और क्षेत्र के द्वारा अधिगम करता है। व्यक्ति जिस चीज को जानता है उसे वातावरण कहते हैं, और व्यक्ति जिस चीज को नहीं जानता है उसे क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। साथियों, इसमें होता क्या है कि जो व्यक्ति आक्रामक फिल्म देखते हैं तो वो तो आक्रामक व्यवहार करने लगते हैं, और जो व्यक्ति समाज वाली फिल्म देखते हैं वो सामाजिक व्यवहार करने लगते हैं। इसलिए बांडुरा ने कहा कोई भी बालक अनुकरण के द्वारा, मॉडलिंग के द्वारा, अनुकरण यानी मॉडलिंग के द्वारा सर्वाधिक प्रभावित होता है, सर्वाधिक सीखता है। यानी ये सिद्धांत है ना बांडुरा का, ये एक ब्रज यानी पुल के रूप में, अधिगम के पुल या ब्रज के रूप में जाना जाता है। चलते हैं साथियों, ये बात आपकी समझ में आई तो थॉर्नडाइक का सबसे पहला यानी व्यवहारवादी सिद्धांतों को अपन लेंगे। सबसे पहले मैं लेता हूँ थॉर्नडाइक। व्यक्ति का नाम क्या है बोलो? थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक का पूरा नाम क्या है? एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। क्या नाम बताओ? एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। बोलो, ये बात समझ आई कि नहीं? सिद्धांत के विभिन्न उपनाम हैं मेरे प्यारे मित्रों। इसे अपन सबसे पहले तो एक ही बात जानेंगे, इसे कहते हैं SR थ्योरी। इसे कौन सी थ्योरी कहते हैं? SR थ्योरी, या फिर इसे उद्दीपन और अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपन का अर्थ होता है स्टिमुलस और अनुक्रिया का अर्थ होता है रेस्पॉन्स, यानी उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी। कोई भी बालक मुझसे पूछेगा, मेरे प्यारे बच्चे मुझसे पूछेंगे कि सर स्टिमुलस क्या है, मैं कह सकता हूं कि वो स्थिति या फिर वो वस्तु जो हमें कार्य करने के लिए
कार्य करने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है, प्रेरित करती है, क्या कहलाती है बोलो, स्टिमुलस कहलाती है, स्टिमुलस कहलाती है। और वो स्थिति रेस्पॉन्स स्टिमुलस को देखकर, यानी उस स्थिति को देखकर व्यक्ति जो काम करता है, जो रेस्पॉन्स करता है, वो क्या कहलाती है, अनुक्रिया कहलाती है। उसे अपन क्या कहते हैं, अनुक्रिया, अनुक्रिया कहते हैं, यानी रेस्पॉन्स कहते हैं। उसे अपन क्या कहते हैं साथियों, यानी सबसे पहले मैंने बात बताई वो स्थिति या वस्तु। जैसे भोजन, भोजन आपको भूख लगी और आप भूख लगी तो आप भोजन तलाश रहे हैं, लेकिन भोजन आपको रखा दिख गया कि वो रखा है, तो आपके मन में बड़ी लालच आएगा कि यार जल्दी से जल्दी भोजन को खा लूं। तो भोजन को देखकर आपके मन में भोजन खाने की जो प्रवृत्ति जागृत हुई, यानी भोजन ने आपके मन में स्टिमुलस का काम किया और आपने उसके लिए एक शर्त रख दी कि ये वाला काम कर दो फिर भोजन खा लो, तब आपने वो काम फटाफट कर दिया, तो वो रेस्पॉन्स है, वो अनुक्रिया है। यानी मैं आपसे कह सकता हूं कि आपका अगर पेपर है तो पेपर आपके लिए स्टिमुलस का काम कर रहा है, और आज आप जो तैयारी कर रहे हैं वो अनुक्रिया का काम कर रही है, रेस्पॉन्स का काम कर रही है। बताओ साथियों, समझ आया कि नहीं। इस सिद्धांत के अन्य नाम है इसे प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास या भूल का सिद्धांत, या फिर संयोजन का सिद्धांत, या संबंधवाद का सिद्धांत, या आवृत्ति या चयन के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। मेरे प्यारे मित्रों, इसके प्रवर्तक एडवर्ड, देखो ली का मतलब मैंने एल लिख दिया, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, और ये कहाँ के रहने वाले, यूएसए यानी अमेरिका। ये कहाँ के रहने वाले थे बोलो, अमेरिका के रहने वाले थे। एडवर्ड एल थॉर्नडाइक प्रथम शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक थे। यानी एडवर्ड एल थॉर्नडाइक कौन है, प्रथम शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक। यहाँ पर कह सकता हूँ मैं पहली बार पशुओं पर प्रयोग करने वाले मनोविज्ञान का नाम भी क्या है, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक है। एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने 1898 में अपनी पुस्तक एनिमल इंटेलिजेंसी में ये सिद्धांत प्रस्तुत किया। कौन सा, यानी उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किस पुस्तक में प्रकाशित किया गया बोलो, एनिमल इंटेलिजेंस नामक पुस्तक। पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ, 1898 में हुआ था। मेरे प्यारे मित्रों, ईसी टॉलमैन ने कहा कि थॉर्नडाइक का सिद्धांत इतना वैज्ञानिक था कि सबने उनको आरंभिक बिंदु माना है। ईसी टॉलमैन ने यह कहा है कि सब जितने भी दार्शनिक आए, जितने भी मनोवैज्ञानिक आए, इन्होंने सबने ये क्या माना है, प्रारंभिक बिंदु माना है। साथियों, मैं दार्शनिक की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान का जब परिचय पढ़ेंगे तो शिक्षा मनोवैज्ञानिक पहले एक दर्शन शास्त्र का विषय हुआ करता था। तो इसमें काम करने वाले अधिकांश लोग दर्शन शास्त्री बाद में साइकोलॉजिस्ट बन जाते हैं। बाद में ये साइकोलॉजी एक नए अस्तित्व में आ जाता है साइकोलॉजी के रूप में। तो आप इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहें, मैं वो परिचय में आपको कराऊंगा। साथियों, इन्होंने प्रयोग किस पे किया बोलो, भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया, और भूखी बिल्ली के सामने भोजन के रूप में, उद्दीपन के रूप में क्या रखे, मछली के टुकड़े रख दिए। और मैं इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप आपको समझा देता हूँ। देखो, स्टेप बाय स्टेप देखो। यानी अपन किस सिद्धांत की बात कर रहे हैं बोलो सभी, एसआर थ्योरी की। एसआर थ्योरी का मतलब क्या है, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी, या फिर इसी को अपन क्या कह सकते हैं, उद्दीपन और अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपन और अनुक्रिया का सिद्धांत, इसी सिद्धांत को अपन किस नाम से जान सकते हैं बोलो, इसी सिद्धांत को अपन जान सकते हैं सर उद्दीपन और अनुक्रिया सिद्धांत के नाम से, अनुक्रिया सिद्धांत के नाम से। मैंने आपको कहा कि उद्दीपन क्या है, वो वस्तु या स्थिति जो हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करती है वो उद्दीपन कहलाती है, और उद्दीपन को देखकर किया गया कार्य क्या कहलाता है, अनुक्रिया कहलाता है। साथियों, इसमें क्या होता है, एक होती है भूखी बिल्ली। भूखी जो बिल्ली होती है ना, इस भूखी बिल्ली को कर दिया जाता है पिंजरे में बंद। नंबर 1 भूखी बिल्ली। नंबर 2 इसे पिंजरे में कर देंगे बंद, पिंजरे में क्या कर देंगे, बंद। और पिंजरे बंद करने के बाद नंबर 3 बाहर रखे, बाहर रखा भोजन, बाहर रखा भोजन, बाहर रखा भोजन। और बिल्ली विभिन्न प्रकार की क्या करेगी, अनुक्रिया, विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं, बिल्ली विभिन्न प्रकार की अनुक्रिया करेगी। नंबर 4 बिल्ली विभिन्न प्रकार की अनुक्रिया करेगी। नंबर 5 बार 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 त्रुटि,
बार बार त्रुटि बार बार होंगी, इससे त्रुटि, यानी फिर इस छठवें चरण में क्या करेगी, उचित उचित अनुक्रिया का क्या कर लेगी, चयन। और ऐसा कहते हैं कि उसमें एक लीवर लगा हुआ था और लीवर को दबाकर दबाकर भोजन की क्या कर लेगी, प्राप्ति, भोजन की क्या कर लेगी, प्राप्ति। तो बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं। सबसे पहले भूखी बिल्ली, नंबर 2 पिंजरे में बंद, नंबर 3 बाहर रखा उद्दीपन यानी भोजन, मछली के टुकड़े, नंबर 4 विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं, बार बार प्रयास व त्रुटि, फिर उसने उचित अनुक्रिया का क्या किया, चयन, यहाँ पर उचित प्रयत्न का चयन। इसके बाद उसने लीवर पर पैर रखा उछल कूद कर बार बार, और ऐसा कहते हैं कि लीवर खुल गया, उसने भोजन की प्राप्ति कर ली। ऐसा 1 महीने 2 महीने हुआ, बाद में ऐसा देखा गया कि बिल्ली एक बार में ही लीवर पर लात रखकर, लीवर पर पैर रखकर भोजन की प्राप्ति करना सीख गई। तो साथियों ये तो बहुत अच्छी बात है कि बार बार प्रयास के द्वारा हमें चीज़ें मिल जाती हैं। इसीलिए इस सिद्धांत को प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं कि बार बार प्रयास करो, गलती भी होगी, फिर भी प्रयास करो, गलतियों से कुछ सीखो और आपको एक दिन लक्ष्य की क्या हो जाएगी, प्राप्ति हो जाएगी। थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम बताए। मेरे प्यारे मित्रों, थॉर्नडाइक ने सीखने के कुल कितने नियम बताए, मुख्य 3। नंबर 1 नियम बताया तत्परता का नियम, यानी सबसे पहले व्यक्ति को काम करने के लिए तत्परता का होना आवश्यक है। मैं कह सकता हूँ कि घोड़े को पानी के तालाब तक तो ले जाया जा सकता है, लेकिन उससे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये तत्परता का नियम है। आप हमारी कक्षाओं को तो देख सकते हैं, लेकिन हम आपको सीखने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। जब तक आप सीखने के लिए तत्पर नहीं होंगे तब तक आप सीख नहीं सकते। बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट है तत्परता के सिद्धांत का। नंबर 2 अभ्यास का नियम, बार बार अभ्यास के द्वारा, कहते हैं ना कि रसरी आवत जात सिर पर करत निशान, यानी रस्सी जब कुएं से पानी खींचते हैं तो जितनी बार पानी खींचते हैं रस्सी पत्थर को भी काट देती है। तो साथियों अभ्यास का नियम है, यानी बार बार अभ्यास करने से कोई भी चीज़ हमें मिल जाती है। बार बार अभ्यास करने से चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं। यानी कह सकता हूँ कि अभ्यास के द्वारा, यानी कोई भी विषय वस्तु बालक के मस्तिष्क में इस प्रकार छप जाती है कि बाद में उसका स्मरण करने पर तुरंत समस्या का समाधान कर लेता है। इसके कुछ उपनियम है। इसका उपनियम है नंबर 1 उपयोग और अनुपयोग। इसका उपनियम है रुचि का नियम। कौन सा है, रुचि का नियम, रुचि का नियम है। इसकी कौन से नंबर 1 उपयोग और अनुपयोग का नियम, और इसका कौन सा है, रुचि का नियम। मेरे प्यारे साथियों अगला है प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। इसके 2 उपनियम है। उपनियम कौन से, नंबर 1 संतोष और नंबर 2 असंतोष। ये क्या है इसके उपनियम, उपनियम। बताओ इसके उपनियम कौन से थे, रुचि का नियम था। इसके उपनियम कौन से हैं, उपयोग और अनुपयोग के नियम है। इसके कौन से, संतोष और असंतोष। प्रभाव के नियम को साथियों समझते हैं। प्रभाव के नियम में क्या होता है, यानी आप 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं और 10वीं में आपकी मेरिट बन गई, यानी कक्षा 10th में आपके मार्क्स कितने आए, 95% मार्क्स आए। तो साथियों मैं कह सकता हूं कि 10th में अगर आपके 95% मार्क्स आए हैं तो आप इस बात से संतुष्ट हुए, इस बात से मोटिवेट हो गए कि यार मेरे अगर 10th में मेरे 95% मार्क्स आए हैं तो मैं 12th में भी इतने ही मार्क्स लाऊंगा। यानी पहले किया गया कार्य बाद में किए गए कार्य को प्रभावित कर रहा है। प्रभाव का नियम, इसी को लॉ ऑफ इफेक्ट कहते हैं। जब व्यक्ति की इच्छाएं संतुष्ट हो जाती हैं तो वो बड़ा प्रभावित होता है। जब व्यक्ति की इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं तो वो बड़ा प्रभावित होता है। यानी कहने का मतलब इतना है कि पहले जो अभ्यास अगर आपका पॉजिटिव अभ्यास निकला है तो पक्का आप प्रभावित होंगे। लेकिन कभी कभी ये प्रभाव का नियम, अगर आपने कोई काम किया और उसमें आप असफल हो गए तो आप ये हर रोज़ सोचेंगे कि मैं कहीं ये वाला काम करूँगा तो असफल हो जाऊँगा। इसी को ये अपन क्या कहते हैं साथियों, प्रभाव का नियम होता है। पहले का प्रभाव बाद के यानी कार्य को क्या करता है, प्रभावित करता है। आप सफल अच्छे अंक से हुए हैं तो मैं पक्का कहता हूँ कि आप मोटिवेट रहेंगे, 12th में भी अच्छे मार्क्स लाएंगे। अगर आप फेल हो जाते हैं तो आप सोचेंगे कि यार 10वीं में भी ग्रेस लगा के पास हुआ हूँ तो 12वीं में मेरा क्या होगा। यानी ये प्रभाव का नियम है।
सबसे पहले तत्परता के नियम का एक मुख्य नियम है उपनियम है रुचि का नियम, इसके दो उपनियम है प्रयोग का और अनुप्रयोग का, इसके दो नियम है संतोष और असंतोष का। ये बात आपको समझ आई होगी साथियों। इसके कितने उपनियम है बताओ? 3 उपनियम है। कितने उपनियम है बोलो सभी? 3। इन उपनियम कब दिए गए बोलो? 1913 में। यानी इसके द्वारा 1913 में थॉर्नडाइक के द्वारा मुख्य नियम दिए गए, यानी 3 मुख्य नियम दिए। नंबर 1 तत्परता का, नंबर 2 अभ्यास का नियम, नंबर 3 प्रभाव का नियम। आगे चलते हैं। इसने 5 गौण नियम दिए। कितने गौण नियम दिए बोलो? 5। गौण नियमों की संख्या कितनी है? 5। नंबर 1 बहु अनुक्रिया का नियम। बहु अनुक्रिया का मतलब आप समझते हो प्यारे साथियों, अगर आपने मान लीजिए कि एक अनुक्रिया की, एक प्रयास किया किसी एग्जाम को देने का, मान लीजिए कि आप टेट की तैयारी कर रहे हैं और यूपी टेट में आपने 2021 का टेट दिया और आप फेल हो गए, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप 2026 का टेट देंगे आप फेल हो जाएंगे। यानी एक प्रयास से ज़्यादा प्रयास आपको करने चाहिए। बहु अनुक्रिया का नियम यही कहता है कि आपको बार बार अनुक्रिया करते रहना चाहिए। मैं समझता हूँ ये नियम आपको समझ में आया होगा। दूसरा कह रहा है आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम कहता है कि व्यक्ति को आंशिक यानी क्रिया के अंश को समझना चाहिए। जैसे आप शब्दों को समझ लेंगे तो आप किसी भी बुक को पढ़ना सीख जाएंगे। आंशिक क्रिया का नियम यानी बेसिक क्रियाएं आपको करनी आवश्यक है। यानी आंशिक क्रिया का नियम ये कहता है कि सबसे पहले व्यक्ति को वर्ण सिखा दिए जाएं, वर्णमाला सिखा दी जाए तो व्यक्ति ऑटोमेटिक शब्दों को सीख जाएगा। इसे कहते हैं आंशिक क्रिया का नियम। यानी बालक को टुकड़ों में विषय वस्तु सिखाई जाए, छोटे छोटे अंशों में विषय वस्तु सिखाई जाए तो बालक एक दिन संपूर्ण विषय वस्तु को सीख जाएगा। अगला है साहचर्य का नियम। साहचर्य का नियम ये कहता है प्यारे मित्रों कि जब आपने पहले कोई अनुक्रिया की और आपको सफलता नहीं मिली है तो उस अनुक्रिया में कुछ क्या कर लो? परिवर्तन कर लो। और परिवर्तन के द्वारा फिर द्वारा से आप ऐसा काम करो, यानी इसमें आप थोड़ा क्या कर लो? परिवर्तन कर लो। जैसे पहले आपने जो कुछ भी किया उसमें आप थोड़ा क्या कर लो? परिवर्तन। अब जब आप थोड़ा परिवर्तन कर लोगे तो पक्का अब की बार क्या मिल जाएगी आपको? सफलता मिल जाएगी। यानी पहले किए गई अनुक्रिया में अब फिर से कुछ परिवर्तन करके जो काम किया जाता है उसे साहचर्य परिवर्तन का नियम कहते हैं साथियों। अगला है मनोवृत्ति या फिर मानसिक विन्यास। यानी मन से सीखी गई यानी मानसिक रूप से कोई भी काम करने के लिए व्यक्ति को मानसिक रूप से प्रेजेंट होना आवश्यक है। वो गांव में आपने देखा होगा, स्कूलों में आपने देखा होगा, सर कहते हैं कि अरे किधर देख रहा है, बॉडी प्रेजेंट और माइंड एब्सेंट। यानी सीखने के लिए मानसिक यानी रूप से तत्पर होना आवश्यक है। मानसिक रूप से चीज़ों को सीखना पड़ेगा। और एक है आपका आत्मीकरण का नियम। आत्मीकरण का ये नियम कहता है कि पूर्व अनुभव से व्यक्ति पूरी तरह मोटिवेट होता है। मैंने बताया था कि जब 10वीं में आपके अच्छे मार्क्स आएंगे तो बालक के 12th में भी अच्छे मार्क्स आने की संभावना होती है। ये 5 नियम कहते हैं। नंबर 1 बहु अनुक्रिया का नियम, नंबर 2 आंशिक क्रिया का नियम, नंबर 3 साहचर्य का, नंबर 5 मानसिक तैयारी का नियम और नंबर 5 आत्मीकरण का नियम। किसी विषय वस्तु को आपको आत्मसात करता है। आत्मसात करने से पहले आप पूर्व अनुभवों का सहारा लेंगे। पूर्व अनुभवों के द्वारा किसी विषय वस्तु को आप आत्मसात कर लेंगे। मैं आपसे कहना चाहूँगा समान तत्वों का सिद्धांत थॉर्नडाइक के अनुसार नवीन ज्ञान में पूर्व अनुभव तभी सहायक होता है जब दोनों में समान तत्व हो। इसी आधार पर उन्होंने अधिगम अंतरण का ये नियम दिया। यानी कहने का अर्थ इतना है कि कोई व्यक्ति अंग्रेजी सीखकर अगर संस्कृत सीखेगा तो उसे कठिनाई आएगी, लेकिन कोई व्यक्ति संस्कृत सीखकर हिंदी सीखेगा तो उसे आसानी होगी। यानी कहने का अर्थ इतना है, देखो इसमें क्या लिखा है, नवीन ज्ञान में पूर्व अनुभव सहायक होते हैं। यानी जब नवीन ज्ञान आप सीख रहे हैं तो उसमें पूर्व के अनुभव क्या होंगे? सहायक होंगे। अगर आपने संस्कृत सीख ली तो संस्कृत के व्याकरण वो हिंदी में आएगी। संस्कृत सीखकर अगर आप हिंदी सीख रहे हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। पहले का अनुभव नवीन अनुभवों में सहायता देगा। यही समान तत्वों का सिद्धांत कहलाता है। यानी इसने अधिगम स्थानांतरण के प्रमुख सिद्धांत दिए। जैसे नंबर 1 इनके द्वारा दिया गया था
समरूप व अनुरूप तथ्यों का सिद्धांत, इसने कहा कि एक समान विषय वस्तु को बालक को एक साथ पढ़ाया जाना चाहिए, जिससे बालक दोनों के मध्य स्थापना कर लेता है, जैसे यानी ओज और इत्यादि गुणों को पढ़ाकर व्यक्ति को हिंदी के गुणों को कराया जाना चाहिए। साथियों, ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं, एक बार कमेंट में अवश्य बताना। इसी आधार पर इन्होंने अधिगम अंतरण का ये नेम दिया। आगे चलते हैं। थॉर्नडाइक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की एवं संशोधन देखते हैं। केस स्टडी आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। एक कक्षा में 3 छात्र ABC अध्ययनरत हैं, तीनों के लक्ष्य अलग अलग हैं। सर्वोच्च स्थान के लिए पढ़ता है, A तो सर्वोच्च स्थान के लिए पढ़ता है, और जो B नामक व्यक्ति है वो केवल पासिंग ग्रेड्स के लिए पढ़ता है, और C नामक व्यक्ति है वो C विषय में रुचि होने के कारण पढ़ता है। बताइए तीनों क्रमशः किस श्रेणी में आते हैं। नंबर A तो निष्पादन में आता है, परफॉर्मेंस में आता है। सर्वोच्च स्थान पाने के लिए क्या करना पड़ता है, निष्पादन यानी परफॉर्मेंस के लिए। B निष्पादन उपेक्षा में आता है, परफॉर्मेंस अवॉइडेंस में आता है, और तीसरा किस में आता है, निपुणता में आता है। साथियों, यानी ये तीनों बात आपको समझ में आई होगी कि अगर व्यक्ति सर्वोच्च स्थान पाने के लिए कर रहा है तो वो क्या है, निष्पादन है। केवल पासिंग के लिए कर रहा है, क्या है, वो निष्पादन उपेक्षा है केवल। और व्यक्ति को रुचि है किसी काम को करने के लिए तो वो क्या है, निपुणता है। आप निपुणता और निष्पादन में अंतर समझ चुके होंगे। थॉर्नडाइक पुरस्कार और पुनर्बलन को सीखने में महत्वपूर्ण मानने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक हैं। मैंने कहा था कि ये जो मनोवैज्ञानिक हैं इन्होंने पुरस्कार और पुनर्बलन पर जोर दिया है, और ये प्रथम मनोवैज्ञानिक हैं। इसको महत्वपूर्ण मानने वाले पुनर्बलन को, मान लीजिए कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, आपने 100 रुपये दे दिए तो वो और अच्छा काम करेगा, 100 रुपये उसके लिए पुनर्बलन का काम करेंगे। ऐसा कहते हैं कि 1930 के आसपास थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत में संशोधन किया, जो संशोधन प्रभाव का नियम कहलाया। ये संशोधन क्या कहलाया बताओ, प्रभाव का नियम कहलाया। आप बताओ साथियों, ये बात आपकी समझ में आई कि नहीं आई। थॉर्नडाइक सिद्धांत के शैक्षणिक उपयोग क्या हैं, ये देखते हैं साथियों। नंबर 1, छात्र को नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए मानसिक रूप से तत्पर करना। अभी कराया था ना मानसिक तैयारी का नियम, 5 गौण नियमों में चला था। कक्षा शिक्षण प्रक्रिया में बालक को उचित पुरस्कार और प्रोत्साहन देना चाहिए। और CW यानी कक्षा कार्य, SW गृह कार्य, क्लास वर्क और होमवर्क के माध्यम से बालक को पर्याप्त अभ्यास कराना चाहिए। अभ्यास बताओ किसने कहा, अभ्यास और अनुभव के द्वारा परिश्रम होने वाला परिवर्तन। अभ्यास भी हो चुका है, अनुभव भी हो चुका है, गेटस महोदय ने कहा था। प्रश्नों की सही उत्तर तक पहुंचाकर बालकों को आंतरिक संतोष या अनुभव कराना। ओके। भाषा शिक्षण में उपयोग बालकों को शुद्ध उच्चारण सिखाने में सहायक है। इनका सिद्धांत शुद्ध उच्चारण सिखाने में भी क्या है, सहायक। क्यों? क्योंकि इनके सिद्धांत को क्या कहते हैं, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं। बार बार प्रयास के द्वारा सीखी गई विषय वस्तु क्या हो जाती है, शुद्ध उच्चारण के लिए मानी जाती है। प्राथमिक स्तर के लिए गणित की मूलभूत क्रियाएं जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग, क्योंकि बार बार सीखने से, बार बार प्रयास करेंगे, त्रुटि करेंगे तभी तो सीख पाएंगे। मानव गामक कौशल यानी मोटोर स्किल, जैसे तैरना, साइकिल चलाना, टाइपिंग सीखना और टाई की गांठ बांधना आदि सब ट्रायल एरर ऐप आधारित हैं। ये भी मानव गामक अधिगम कहलाते हैं। प्यारे मित्रों, इनको भी आप बार बार स्किल, बार बार गलती करते हुए सीखते हैं। साइकिल चलाना कोई एकदम नहीं सीखता, तैरना कोई एकदम नहीं सीखता, टाइपिंग करना भी कोई एकदम नहीं सीखता, टाई की गांठ बांधना भी कोई एकदम नहीं सीखता। मैं तो कहता हूँ आज बड़े बड़े लोग भी टाई की गांठ नहीं बांध पाते। तो इसका कारण क्या है कि बार बार अभ्यास नहीं किया है। ये सीधा सीधा क्या है, इसका प्रयास नहीं किया है। इस सिद्धांत का दूसरा नाम ही कौन सा है, प्रयास या त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास या त्रुटि का सिद्धांत। ये प्रयास या त्रुटि का सिद्धांत देने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। साथियों, मैं आशा करता हूं कि ये शिक्षा मनोविज्ञान का पहला यानी मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक आपको समझने में आया होगा। आपसे मैं छोटी सी चर्चा करूंगा। थॉर्नडाइक कहाँ के थे, आप कहीं अमेरिका के। थॉर्नडाइक की पुस्तक का नाम क्या था, एनिमल इंटेलिजेंस। कब आई थी, 1898 में। इसमें कौन सा सिद्धांत प्रकाशित हुआ, SR थ्योरी। कौन सा, SR थ्योरी। SR मतलब स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी। स्टिमुलस का अर्थ क्या होता है,
यानी जो स्थिति जो हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करे, और स्थिति के अनुसार किया गया कार्य क्या कहलाता है, रेस्पॉन्स कहलाता है। आपका एग्जाम तो स्टिमुलस का काम करेगा, आपकी तैयारी रेस्पॉन्स का, अनुक्रिया का काम करेगी। ये प्रथम शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक थे, पहली बार पशुओं पर प्रयोग करने वाले मनोवैज्ञानिक थे। पशु मतलब किस पर प्रयोग किया, बिल्ली पर। बिल्ली कैसी थी, भूखी, पिंजरे में क्या कर दी, बंद, बाहर क्या रख दिया, भोजन। बिल्ली ने विभिन्न प्रकार की क्या की, अनुक्रिया, बार बार अनुक्रियाओं के द्वारा उसने उचित परिवर्तन का क्या कर लिया, चुनाव। और लीवर पर पैर रखकर भोजन की क्या कर लेती है, प्राप्ति। भोजन की प्राप्ति ही क्या कहलाएगी, पुनर्बलन कहलाएगी नहीं। फिर दोबारा से लीवर में बंद कर दिया, भोजन खा के उसे पुनर्बलन मिल गया। यानी मैंने ये बात आपको बताई, यानी थॉर्नडाइक ने सर्वप्रथम अपने सिद्धांत में पुनर्बलन शब्द का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया, पुनर्बलन। यानी सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया है, पुनर्बलन। लेकिन पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया है, पुनर्बलन का सिद्धांत देने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, क्लार्क। क्लार्क हल, सी क्लार्क, क्लार्क हल है। तो ये बात साथियों आपकी समझ में आई होगी। ये परिभाषाओं में मैंने लिखाया था कि अभ्यास के द्वारा, पुरस्कार के द्वारा, अनुभव के द्वारा, शुद्ध उच्चारण के लिए, मूलभूत क्रियाओं के लिए इत्यादि के लिए थॉर्नडाइक का सिद्धांत शैक्षणिक गतिविधियों के लिए क्या है, उपयोगी सिद्धांत माना जाता है। ये पहला सिद्धांत आपका कंप्लीट हो गया। मैं आशा करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। साथियों, आपके यूपी टेट के लिए मैं कहता हूँ ये रामबाण सीरीज है, आपको हर मोड़ पर काम आएगी। आज के लिए सभी को राधे राधे, नमस्कार। आपका छोटा भाई आपके लिए हर रोज ऐसी बेस्ट से बेस्ट कंटेंट वाली सीरीज आपके लिए लाता रहेगा। थैंक यू।